हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन योर हिंदी क्लास। आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें नामक पाठ को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इस पाठ में निहित कठिन शब्दों के अर्थ को और पाठ में निहित पदों की व्याख्या को पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ में निहित पदों में क्या काव्य सौंदर्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि काव्य सौंदर्य क्या होता है और काव्य सौंदर्य से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम वे आँखें नामक पाठ के विभिन्न पदों में कौन कौन से काव्य सौंदर्य निहित हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहले पद को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से काव्य सौंदर्य विद्यमान हैं। तो पहला पद, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो पहले हम एक एक पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, तो आप देख पा रहे हैं कि गुहा सरीखी, गुहा सरीखी मतलब गुफा के समान। किसकी तुलना कवि ने अंधकार से भरी हुई गुफा से की है? तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि कवि ने किसान के आँखों की तुलना अंधकार से भरी हुई गुफा से की है। तो जब हम किन्हीं दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना एक दूसरे से करते हैं और उसमें कोई न कोई गुण समान होता है तो प्रायः वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो एक तो हमको यहाँ पे मिल गया कि अंधकार की गुहा सरीखी, पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अभी हम इसको लिखेंगे नहीं, अभी और देख लेते हैं कि क्या कहीं पर और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है प्रस्तुत पद में। अगर ऐसा है तो हम दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाली पंक्ति जब आप पढ़ेंगे कि संसार कगार सदृश बह खिसका, सदृश माने समान। तो संसार की तुलना कवि ने किससे किया है? तो जैसा कि आप प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या भी पढ़ चुके हैं कि कवि ने यहाँ पे संसार की जो तुलना है, अर्थात जो किसान का जीवन है, जो किसान की ज़िंदगी है, उसकी तुलना नदी के उस ऊंचे किनारे से की है जो बहाव में, अर्थात इस समय के बहाव में बह गई है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि संसार की तुलना जो है वो किससे की गई है? नदी के ऊंचे किनारे से की गई है। तो हम कह सकते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी तथा संसार कगार सदृश बह खिसका नामक पंक्तियों में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो एक तो हमारा काव्य सौंदर्य तैयार हो गया। एक तो हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। तो एक तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि कवि ने किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है।
तो 2 हो गए आपके काव्य सौंदर्य। तीसरे काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि अंधकार, गुहा, दैन्य, सदृश, नीरो आदि शब्दों में, अर्थात जो ये शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, तत्सम के शब्द हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में या काव्य में संस्कृत निष्ठ शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लिख देंगे, जैसे कि गुहा, दैन्य, नीरो, सदृश आदि शब्द। फिर अगर हम काव्य की भाषा की बात करें तो काव्य की भाषा मैंने आपको पहले ही बताया है कि कवि ने वे आँखें नामक पाठ में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में मानक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बाकी इतना बहुत है इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य लिखने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि यानी काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो 3-4 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से पहला है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। दूसरा, अंधकार की गुहा सरीखी तथा संसार कगार सदृश बहा खिसका नामक पंक्तियों में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तीसरा, दैन्य दुख जो शब्द दिख रहा है, इसमें हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्य की भाषा मानक खड़ी बोली है। प्रस्तुत काव्य में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे कि गुहा, दैन्य, सदृश, अंधकार आदि शब्द। अब अगले पद को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन से काव्य सौंदर्य निहित है। तो अगले पद को हम देख पा रहे हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन तिन से, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि काव्य सौंदर्य में हम लिख देते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत काव्य में किसका वर्णन कवि ने किया है। तो आप सभी लोग इस पद को पढ़ चुके हैं और जान रहे हैं कि इस पद में कवि ने जमींदार द्वारा किसान को अपनी जमीन सहित सारी संपत्ति बेचने के लिए बाध्य किए जाने का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। तो यही हो गया एक काव्य सौंदर्य। दूसरा अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। लहराते हुए खेत दृगों में आप देख सकते हैं, और दूसरी जो लाइन दी हुई है, कारकुनों की लाठी से जो, तो इसमें कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लहराते हुए खेत तथा कारकुनों की लाठी से मारे जाने का जो बिंब है, जो वर्णन है, वो बड़ा ही प्रभावशाली है। एक शब्द दिखने को मिल रहा होगा आपको, त्रिन त्रिन, त्रिन त्रिन। तो त्रिन त्रिन में जो ये शब्द का प्रयोग त्रिन त्रिन हुआ है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब एक ही शब्दों को बार बार दोहराया जाता है तो प्रायः वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग होता है, अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो।
अब हम अगले काव्य सौंदर्य की चर्चा करें तो इसमें हम कह सकते हैं, भाषा तो मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में आपको सारे पदों का तो लिखना नहीं है, जो पद आएंगे उसी को लिखना है। तो एक तो आपको हमेशा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य में मानक खड़ी बोली की भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि काव्य की जो भाषा है वो मानक खड़ी बोली है। तो ये तो आप किसी भी पद में लिखेंगे इस पाठ के। अब अगला जो आपका है, हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो अत्यंत सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। बस इतना लिखने पे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। अगर आप ये काव्य सौंदर्य लिख पाते हैं तो आप इन दोनों पदों के काव्य सौंदर्य को जान गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले क्या लिखना है आपको, कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जमींदार द्वारा किसान को अपनी ज़मीन, अपने बैलों को, अपनी और संपत्ति को बेचने के लिए बाध्य किए जाने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि लहराते हुए खेत तथा कारकुनों की लाठी से मारे जाने का जो बिंब है, का जो शब्द प्रयोग है वो बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। तीसरा हम लिख सकते हैं कि तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और हम कह सकते हैं कि काव्य की जो भाषा है वो सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। चलिए अब अगले पद की हम चर्चा करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगला जो आपका पद है वो है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहा आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो आप अगर इसमें काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो दो तो आपके काव्य सौंदर्य मैंने बता दिया ना कि वो आपको लिखने ही लिखने हैं, दो क्या तीन आप लिख सकते हैं। तो एक तो ये लिखना है आपको कि काव्य में किसका वर्णन हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे कि एक कॉमन अगर सब में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है, किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो काव्य की भाषा है वो मानक खड़ी बोली है। और तीसरा लिख सकते हैं कि भाषा सरल, सहज तथा प्रवाहपूर्ण है। अब हम कुछ विशेष काव्य सौंदर्य की चर्चा कर लें अगर, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि कुछ मुहावरों का प्रयोग हुआ है एक प्रकार से। जैसे आप देखेंगे आँखों में चुभती, आँखों में चुभती अर्थात हम लोग बार बार सुना होगा आपने शब्द, लोग कहते हैं कि आँख का कांटा होना, आँखों में चुभना। तो आँखों में चुभना मतलब क्या है, एक प्रकार से बहुत कष्ट होना। और दूसरा अगर हम देखें तो इसी में आपका एक और शब्दांश देखने को मिल रहा है और वो है, आप देख पा रहे हैं, आँखों में नाचा करती, आँखों में नाचा करती। तो इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो फिर बस हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आँखों में चुभन, आँखों में नाचना इत्यादि। इस काव्य में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है। अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर द्वार
यहाँ पे आपको ये शब्द देखने को मिल जा रहा है, कौड़ी छोड़ी ये शब्द देखने को मिल जा रहा है। अब तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बर्धों शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो बर्धों शब्द आप जानते हैं, बर्धों या बर्धा शब्द जो है वो कहाँ का शब्द है? ग्रामीण अंचल का शब्द है। तो हम लिख सकते हैं कि बर्धों शब्द से ग्रामीण शब्दों की विशेष जानकारी मिलती है या ग्रामीण शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। राह राह में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। राह राह शब्द आप देख रहे हैं, तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो आप इसके काव्य सौंदर्य को भी जान गए हैं। अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है पाठ को पढ़ लेंगे तो कहीं पे कोई भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आप कवि परिचय पढ़ा करिए, उसके बाद पाठ के बारे में जाना करिए कि ये पाठ कब लिखा गया, किस उद्देश्य से लिखा गया है। फिर जो पाठ में, जो काव्य में निहित कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानने का प्रयास करिए, उसकी व्याख्या जानने का प्रयास करिए, फिर काव्य सौंदर्य को जानने का प्रयास करिए। तो निश्चित रूप से आप अच्छे से पाठ को समझ पाएंगे, आपका ज्ञानार्जन भी होगा और बोर्ड की परीक्षाओं में आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। चलिए हम अब अगले पद को देखते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो अगर हम इस पद में, इस काव्यांश में निहित काव्य सौंदर्य की चर्चा करें तो जैसा कि आपको 2-3 बिंदु बताया गया कि आप प्रस्तुत पाठ के हर काव्यांश में उसको लिखेंगे। तो अब इसको जान लेंगे कि इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो एक हम उसको लिख देते हैं। तो किसका वर्णन इसमें हुआ है? हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसान की पत्नी की मृत्यु होने का तथा किसान के परिवार पर पुलिस के अत्याचारों का वर्णन देखने को मिलता है या कवि ने इनका वर्णन किया है। दूसरा आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं अब भूल गया था कि आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में काव्यांश में करुण रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कवि का उद्देश्य यही है कि किसान की पीड़ा को समाज के सामने लाया जाए, शासन के सामने लाया जाए, जिससे समाज का, सरकार का ध्यान किसानों की दुर्दशा की ओर जाए और वह उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास करें। तो हम देख सकते हैं कि दवा दर्पण जो शब्द है इसमें अनुप्रास अलंकार है और एक प्रकार से ग्रामीण शब्दों का भी सुंदर प्रयोग है, क्योंकि गांव में आपने प्रायः सुना होगा दवा दर्पण। तो ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और भी देख सकते हैं ग्रामीण शब्दावली, जैसे पतोहू, दूधमुही, लक्ष्मी। तो आपको ये शब्द देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप देखेंगे तो देखिए पतोहू शब्द का वर्णन यहाँ पे आप मिल रहा है, पतोहू शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, लक्ष्मी यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। और अगर हम देखें तो अभी मैंने आपको बताया, अभी बताया आपको दूधमुही शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रामीण शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इसका भी काव्य सौंदर्य हमने जान लिया। अब चलिए हम अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पद का जो आपका काव्य सौंदर्य है उसको हम देख लेते हैं।
कि खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इसमें हम काव्य सौंदर्य की अगर चर्चा करें तो मैंने बताया है कि एक तो हम ये लिखते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में नारी के प्रति समाज की सोच को उजागर किया गया है। आपने जब मैंने व्याख्या आपको बताया था तब भी मैंने बताया था कि कैसे पहले के समाज में लोग औरतों को पुरुषों से कम आंकते थे, कैसे उनको पैर की जूती शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया जाता था। तो एक तो नारी की दयनीय दशा का वर्णन देखने को मिलता है, दूसरा किसान की मानसिक पीड़ा का वर्णन देखने को मिलता है। तो एक तो हम लिख देंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने नारी के प्रति समाज की सोच और उसके दृष्टिकोण को उजागर करने का प्रयास किया है। दूसरा, उसने किसान की मानसिक पीड़ा का करुण चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरा, अगर हम देखें तो इसमें मुहावरेदार शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती। ये देखिए पैर की जूती है, आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट रुकिए। जैसे देखिए पैर की जूती है शब्द, तो हम देख पा रहे हैं कि पैर की जूती। और मैंने अभी आपको बताया सांप लौटना, ये देखिए आपको मिल जाएगा सांप लौटना यानी सांप लौटते, ये सभी शब्द आपको मिल गया। छाती फटना, फटती छाती है, ये सब जो है वो मुहावरेदार शब्द हैं जिनका अपना एक विशेष अर्थ है। तो आप देख पा रहे हैं कि यानी हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पैर की जूती, सांप लौटना, छाती फटना जैसे मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। आगे हम कह सकते हैं तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती। अभी मैंने बताया है, आप लोग सोच करके बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तीखी नोक सदृश बन जाती, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये आज हमने प्रस्तुत पाठ में निहित काव्य सौंदर्य की चर्चा की। अब अगले दिन अर्थात अगली कक्षा में हम सभी लोग प्रस्तुत पाठ में निहित अभ्यासात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपका आज का गृह कार्य है कि आप सभी लोग प्रस्तुत पाठ में निहित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिससे कि जब हम अगले दिन प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करें तो आप अपने उत्तरों से उसका मिलान कर सकें और उसमें जो त्रुटि हो उसे दूर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।